नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लेवाना नाम के एक होटल में पिछले दिनों आग लग गई थी। तो इस वीडियो में ये बात करेंगे हम लोग कि होटल पास करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में या प्राधिकरणों में क्या नियम हैं, ताकि आप नियमों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी शहर में बने हुए होटलों के बारे में ये समझ पाएं कि वो होटल वैध रूप से बना है या अवैध रूप से बना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, होटल का निर्माण किसी भी शहर में जिन नियमों के अंतर्गत किया जाता है उन नियमों की व्याख्या हम सूक्ष्म में करेंगे, ताकि प्रकरण विशेष के लिए, जैसे लेवाना होटल में आग लगी है, इसी संदर्भ तक सीमित रहे ये। दोस्तों, किसी भी शहर में जो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उसमें होटल अगर बनाना है किसी आदमी को, तो उसके लिए भूखंड का जो क्षेत्रफल है न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। कम से कम 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर ही होटल निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। ये तो भूखंड के साइज के क्रम में हुआ। उसके बाद अगर बात करें कि उसके सम्मुख रोड कितनी होनी चाहिए, जो सामने सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, उस शहर के अंतर्गत अगर निर्मित क्षेत्र है, बिल्टअप एरिया है या विकसित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में सम्मुख सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर होटल निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी तरह अगर विकासशील क्षेत्र है, तब वहां पर सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। 18 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर होटल निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि होटल निर्माण के लिए क्या भूउपयोग होना आवश्यक है, किस भूउपयोग में होटल के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों, जो प्रोविजन है बिल्डिंग बायलॉज में, उसके अनुसार सामान्यतः समस्त प्रकार के भूउपयोगों में होटल निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। कुछ भूउपयोग ऐसे हैं जिनमें नहीं दी जा सकती है। ऐसे भूउपयोग जिनमें नहीं दी जा सकती है, उन भूउपयोगों में नियम के अंतर्गत किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वही उपयोग इसमें भी हैं जिनमें कि होटल निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैं बात करता हूँ कौन से भूउपयोग हैं जिनमें होटल निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, पार्क एवं खुले स्थान, बाग बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इस तरह के जो भूउपयोग हैं जिनमें अन्य निर्माणों की अनुमति भी नहीं होती है, उन भूउपयोगों में होटल निर्माण की अनुमति भी नहीं है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के भूउपयोगों में होटल निर्माण की अनुमति दे है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि होटल के निर्माण के लिए भू आच्छादन, ग्राउंड कवरेज कितना मिल सकता है और FAR कितना मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सामान्य रूप से, तो होटल स्वीकृत किए जाने के नियमों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक कैटेगरी वो है जिसमें 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर होटल निर्माण की अनुमति दी जाती है, और दूसरी कैटेगरी वो है जिसके लिए 4000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े भूखंड पर होटल निर्माण की अनुमति दी जाती है। दोनों कैटेगरी के लिए नियम अलग अलग हैं। चूंकि यहाँ पर हम केवल 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर ही होटल निर्माण की अनुमति के बारे में बात करेंगे, तो इस कैटेगरी में एक बात और बताना आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने भूखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात की थी, तो न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर का भूखंड होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों पर भी होटल निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। वो प्रोविजंस ये हैं कि अगर मास्टर प्लान में या जोनल डेवलपमेंट प्लान में या कोई लेआउट स्वीकृत है, उस स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत होटल निर्माण के लिए होटल का भूखंड आरक्षित किया गया है, या मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत होटल के लिए भूमि आरक्षित है, तो ऐसे स्थलों पर लेआउट प्लान्स के अंतर्गत या जोनल डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान के अंतर्गत भूखंड का क्षेत्रफल पहले से अगर निर्धारित है, तो उस केस में अगर 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल भी है, तब वहां पर भी आरक्षित भूखंडों में होटल निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। जो भूखंड केवल होटल निर्माण के लिए लेआउट में स्वीकृत किए गए हैं, उनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम होने पर भी अनुमति दी जा सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि होटल निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज कितनी होनी चाहिए और FAR कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहली कैटेगरी की, जहां 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर होटल निर्माण की अनुमति दी है, उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में केवल उसी कैटेगरी की हम बात करेंगे, क्योंकि बड़े भूखंडों में जो 4000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्रफल के भूखंडों पर होटल की अनुमति जहां दी जाती है, वहां मानकों का पालन किया जा सकता है, लोग करते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं सामान्यतः नहीं होती हैं।
ये छोटे भूखंडों पर ही मानकों का तोड़ मरोड़ के जो उपयोग किया जाता है या मानकों का पालन नहीं किया जाता है और दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस वीडियो में खाली हम 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल पर ही होटल निर्माण की अनुमति जहां दी जा सकती है उन नियमों की ही व्याख्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, भू आच्छादन और एफएआर की बात कर लेते हैं। जो निर्मित और विकसित क्षेत्र हैं उन पर ग्राउंड कवरेज 40% मिलता है और उस पर एफएआर 2 मिलता है, 2 एफएआर तक मिल जाता है। और जो विकासशील क्षेत्र हैं या अविकसित क्षेत्र हैं, ऐसे स्थलों पर 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर 40% भू आच्छादन मिलता है और एफएआर 2.50 तक मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? भू आच्छादन और एफएआर का मतलब अगर 1000 वर्ग मीटर तक का भूखंड है, आसान शब्दों में समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अगर 1000 वर्ग मीटर तक का भूखंड है तो 40% का मतलब 400 वर्ग मीटर, 1000 का 40% 400 वर्ग मीटर हुआ। 400 वर्ग मीटर तक एक तल पर, भूतल पर उसका निर्माण किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त एफएआर 2 है, इसका मतलब है पूरे भूखंड का 2 गुना तक टोटल कवर्ड एरिया सभी तलों पर मिला के स्वीकृत किया जा सकता है। अर्थात 400 वर्ग मीटर अगर एक तल पे हो रहा है और 2 एफएआर का मतलब 1000 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 2000 वर्ग मीटर सभी तलों पर मिलाकर कवर्ड एरिया मिल सकता है। इस केस में भूतल पर, ग्राउंड फ्लोर पर अगर 400 वर्ग मीटर मिल रहा है 40% ग्राउंड कवरेज होने की वजह से, तो 2000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया के लिए 5 तलों का निर्माण किया जा सकता है। 400 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 मंजिल बनाई जा सकती हैं। ये है निर्मित और विकसित क्षेत्रों में जहां 40% ग्राउंड कवरेज और 2 एफएआर है। वहां पर एक फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे 400 वर्ग मीटर कवर किया जा सकता है और समस्त तलों पर 2000 वर्ग मीटर कुल कवर किया जा सकता है। इस प्रकार 4 में 5 का गुणा करके 4 पंचे 20, 2000 वर्ग मीटर 5 तलों पे हो जाते हैं, 5 तल बनाए जा सकते हैं। और इसी तरह जो विकासशील और अविकसित क्षेत्र हैं वहाँ 40% ग्राउंड कवरेज के साथ 2.50 एफएआर होने पर 400 वर्ग मीटर ग्राउंड फ्लोर पर और 6 तल और बनाए जा सकते हैं। 6 तलों में 400 का गुणा कर देंगे तो 2400 वर्ग मीटर हो जाएगा। 2.5 एफएआर की मतलब है कि 2500 वर्ग मीटर हो गया। 1000 में 2.50 का गुणा कर देंगे तो टोटल कवर्ड एरिया वहाँ 2500 वर्ग मीटर मिलेगा जो विकसित और विकासशील क्षेत्र हैं। और 2500 वर्ग मीटर होने की वजह से 400 में 6 तल हो गए, 2400 वर्ग मीटर हो गया और 100 वर्ग मीटर मिला वो 7वें तल पर भी मिल सकता है। इस तरह 6 या 7 तल की अनुमति मिल सकती है अविकसित और विकासशील क्षेत्रों में। और निर्मित और विकसित क्षेत्रों में 2000 वर्ग मीटर तक कवर्ड एरिया होने की वजह से, 2 एफएआर होने की वजह से 5 तलों तक ही होटल का निर्माण किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें सेटबैक कितना छोड़ा जाना आवश्यक है। दोस्तों 12.50 मीटर ऊंचाई तक के भवनों में फ्रंट में 6 मीटर सेटबैक और रियर में और दोनों साइडों में 3-3 मीटर सेटबैक छोड़ा जाना आवश्यक है। आगे 6 मीटर, दोनों साइडों में 3-3 मीटर और पीछे भी 3 मीटर, ये रिक्वायरमेंट है सेटबैक छोड़े जाने की। जिन भवनों की ऊंचाई 12.50 मीटर तक है, इससे अधिक नहीं है। जैसे कि 5 तल बनाए जाने की है तो एक तल अगर 3 मीटर ऊंचा है तो 5 तलों में 5 या 15 मीटर हो गई हाइट, तो ये 12.5 मीटर से अधिक हो गया। जैसे कि 2 एफएआर में 400 × 5 2000 होता है, 5 तल बनते हैं और एक तल की सामान्यतः ऊंचाई 3 मीटर होती है। उस केस में 5 या 15 मीटर हो गया ऊंचाई, तो 12.5 मीटर तक ऊंचाई ही अगर रखी जाती है तब इसमें सेटबैक फ्रंट में 6 मीटर, दोनों साइडों में 3-3 मीटर और पीछे 3 मीटर रखा जाना आवश्यक है। 12.5 मीटर से अगर अधिक ऊंचाई ली जा रही है बिल्डिंग की तब उसमें सेटबैक बदल जाते हैं और उस केस में 12.50 मीटर से 15 मीटर ऊंचाई तक की श्रेणी में अगर भवन आता है तब उसमें बिल्डिंग के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा सेटबैक छोड़ा जाना आवश्यक है। फ्रंट में भी 5 मीटर, पीछे भी 5 मीटर और दोनों साइडों में 5 मीटर। इसी तरह 15 मीटर से 18 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों में चारों तरफ 6 मीटर सेटबैक छोड़ा जाना आवश्यक है। और उसके बाद 18 मीटर से 21 मीटर तक की ऊंचाई में चारों तरफ 7 मीटर सेटबैक छोड़ा जाना आवश्यक है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब प्रत्येक 3 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई पर 1 मीटर सेटबैक की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी इसी क्रम में और सेटबैक इसी तरह निर्धारित कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि होटल में किस तरह के निर्माण की अनुमति मिल सकती है। दोस्तों बिल्डिंग वालों में ये प्रोविजन है कि होटल में होटल क्रिया के अतिरिक्त उसी कवरेज के अंदर, उसी एफएआर के अंतर्गत 20% क्षेत्रफल, टोटल एफएआर का 20% क्षेत्रफल सर्विस अपार्टमेंट के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है तथा 20% क्षेत्रफल, 20% एफएआर कॉमर्शियल के रूप में या शॉप्स के रूप में भी स्वीकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं पार्किंग की क्या व्यवस्था करनी है। दोस्तों होटल के निर्माण के लिए प्रत्येक 2 गेस्ट रूम पर एक पार्किंग की आवश्यकता है तथा इसके साथ जो कॉमर्शियल, ऑफिस या शॉप्स
या बैंकेट की अनुमति अगर दी जाती है तो उसके लिए प्रत्येक 100 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया पर 3 पार्किंग स्थल छोड़े जाने की आवश्यकता है। ये प्रोविजन है मेट्रो शहरों के लिए, जो मेट्रो सिटीज हैं उनके लिए। और जो अदर सिटीज हैं, मेट्रो के अतिरिक्त जो शहर हैं, उन पर 2 गेस्ट रूम पर 1 पार्किंग छोड़ा जाना आवश्यक है तथा कॉमर्शियल, शॉप्स, ऑफिस और बैंकेट स्पेस के लिए प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 2 पार्किंग छोड़ा जाना आवश्यक है। यहाँ पर ये भी बात उल्लेख करना आवश्यक है कि बिल्डिंग की टोटल हाइट के लिए एक मानक और है जिसका भी पालन साथ साथ किया जाना आवश्यक है FAR के अतिरिक्त। वो ये है कि किसी भी होटल बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर, जहां पर उसके सम्मुख जो सड़क है उसकी चौड़ाई 30 मीटर या उससे कम है, ऐसी सड़कों पर अगर होटल का निर्माण हो रहा है तो होटल के बिल्डिंग की जो कुल ऊंचाई है वो सामने सड़क की चौड़ाई तथा फ्रंट सेटबैक का अगर हम टोटल कर दें उसके 1.5 गुने से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए बात करें, अगर 12 मीटर चौड़ी सड़क पर कोई होटल का निर्माण हो रहा है और उसका फ्रंट सेटबैक 6 मीटर का है तो सड़क की चौड़ाई 12 मीटर प्लस फ्रंट सेटबैक 6 मीटर, इस तरह हो गया 18 मीटर। 18 मीटर के 1.5 गुने मतलब 27 मीटर हाइट से अधिक उस होटल के बिल्डिंग की हाइट नहीं हो सकती। ये रोड के संदर्भ में बिल्डिंग की ऊंचाई का प्रतिबंध का भी पालन करना है। जो ऊंचाई इस रोड की प्रतिबंध के साथ होगी या बिल्डिंग के FAR के अनुसार होगी, जो दोनों में कम होगी वो ऊंचाई ही अनुमति, उस ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाने की ही अनुमति दी जाएगी। ये है ऊंचाई का प्रतिबंध। इसके अलावा अगर आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत होटल की अनुमति दी जा रही है, ऐसे केस में जन सामान्य से 1 महीने का समयावधि देते हुए आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने का भी प्रावधान है बिल्डिंग बायलॉज में। और इस समयावधि में 30 दिन के अंतर्गत अगर कोई आपत्ति या सुझाव आते हैं तो उनका निस्तारण भी अगले 30 दिन में कर लिया जाना आवश्यक है और 60 दिन के अंतर्गत ये निस्तारण होने के बाद ही होटल की अनुमति मिलती है। और अगर कोई आपत्ति ऐसी आती है जिसमें वो अनुमति देने से इनकार करना आवश्यक है, तब प्राधिकरण बोर्ड उस अनुमति को रिजेक्ट भी कर सकता है। ये प्रोविजन है। ये हमने अभी बात करी, जैसे पहले भी बताया था कि 4000 स्क्वायर मीटर तक के भूखंडों की जो कैटेगरी है होटल के निर्माण की, उसके बारे में बात करिए, क्योंकि 4000 वर्ग मीटर से बड़े होटलों के लिए तो मानकों का पालन आसानी से किया जाना आसान है और लोग कर लेते हैं। क्योंकि ये अग्निकांड विशेष के ऊपर वीडियो है जो 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंड है, उनके बारे में ये बात हो रही है। अब एक प्रोविजन और ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उसमें अग्निशमन विभाग ने NOC नहीं दी थी या गलत दी थी उसकी वजह से, तो अग्निशमन विभाग का इसमें क्या रोल है, उस पर प्रोविजन क्या है, इसकी बात करें। दोस्तों, बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रोविजन है कि ऐसी बिल्डिंग्स के लिए फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना अनिवार्य है। बिना फायर डिपार्टमेंट की NOC के भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन है। अब बिल्डिंग का नक्शा पास करने से पहले NOC का लेटर फायर डिपार्टमेंट को जाता है। फायर डिपार्टमेंट के अपने मानक हैं, उन मानकों के आधार पर वो NOC देता है। NOC देते समय उसने मानकों का पालन कितना किया नहीं किया, ये तो जांच का विषय है। और दूसरा जांच का विषय ये भी है कि बिल्डिंग, जैसे ये लेवाना होटल की विशेष रूप से बात करें, इस भूखंड का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम था, लगभग 600 या 650 वर्ग मीटर था, और इसका नक्शा आवासीय में पास किया गया था, होटल में नहीं पास था। तब इस पे होटल के निर्माण कैसे हो गया, मुख्य बिंदु ये है। तो ये जांच का विषय है कि फायर डिपार्टमेंट ने NOC यहाँ पर दी, वो नियमों का या शर्तों का पालन करते हुए दी या नहीं दी, या आवासीय स्वीकृत के उपरांत इस पे होटल का निर्माण कैसे हो गया, ये भी जांच का विषय है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए शासन ने लखनऊ के आयुक्त को और पुलिस आयुक्त को, दोनों को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। और अब जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे अपनी जांच के आधार पर कि दोषी कौन है। वो हमारा विषय नहीं है, वो तो जांच रिपोर्ट में आएगा और पटल पर रहेगा, सब लोग उसको समझ सकते हैं। और बाकी डिटेल आजकल अखबारों में आ ही रही है, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं। इस विवेचना में हम नहीं जा रहे हैं। इसके साथ साथ होटल निर्माण के लिए और अन्य निर्माणों के लिए भी जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी अनिवार्य रूप से एक अंग है। बिना बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट के भवन का नक्शा पास नहीं किया जाता है। तो इस केस में भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य था। लिया गया या नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें आवासीय भवन पास था तो उस केस में वो आवश्यक था या नहीं था, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन होटल निर्माण के प्रोविजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। होटल निर्माण के प्रोविजन में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य है, तभी होटल बिल्डिंग के नक्शे को पास किया जाता है।
है। तो दोस्तों, शासन ने इस केस में जांच की जो कमेटी बनाई है वो अपना काम कर ही रही है। साथ में 2 आदेश भी जारी किए हैं। एक आदेश के अंतर्गत अब 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर किए गए समस्त प्रकार के निर्माणों की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं शासन द्वारा विकास प्राधिकरण लखनऊ को। और इसी तरह ये भी निर्देश दिया गया है अग्निशमन विभाग को और विकास प्राधिकरण लखनऊ को शासन द्वारा कि भविष्य में कोई भी नक्शा सशर्त स्वीकृत न किया जाए और अग्निशमन विभाग द्वारा कोई भी फायर डिपार्टमेंट की एनओसी सशर्त जारी न किया जाए। सभी शर्तों का पालन हो जाने के उपरांत ही फायर डिपार्टमेंट एनओसी जारी करेगा और लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डिंग का नक्शा पास करके जारी करेगा। ऐसे निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए हैं। अब इनका पालन भविष्य में कैसे होता है, शासनादेश क्या है, ये क्लियर होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली होटल की बात क्यों हो रही है, इस तरह अगर जांच की जा रही है तो ये सब बातें सामने आनी चाहिए वास्तव में कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें होटल के साथ साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी बनी हुई हैं जो क्लिनिक चला रही हैं, हॉस्पिटल चला रही हैं, नर्सिंग होम चला रही हैं, जिन पे भी मानकों का पालन नहीं हो रहा है। शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें की कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे बने हुए हैं जो कि कॉमर्शियल में पास नहीं है और वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। ये खाली लखनऊ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, शासन इस पर विचार करे और अपने नियमों में इस तरह का प्रोविजन करे ताकि जो बिल्डिंग बनाने वाला भूस्वामी है, जो बिल्डिंग बना रहा है, वो नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में किसी भी तरह ना हो। उसको अगर उल्लंघन करता है तो आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप से उस पर इतना नियंत्रण हो कि उसको बिल्डिंग अगर नियमों का पालन करने के विपरीत बनाता है, बिल्डिंग पालन नहीं करता है, तब उसको वो बिल्डिंग एक तरह से उपयोगी न रहे। इस तरह के नियम बनाने चाहिए ताकि बनाने का उपयोग ही खत्म हो जाए। अगर वो गलत बनाता है तो फिर एक बार बनाने वाले की सोच बदल सकती है और निर्माण की क्रिया रोकी जा सकती है। प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना भी आवश्यक है, लेकिन इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, हमेशा से लगता रहा है। तो नियमों में परिवर्तन, रेगुलेशंस में परिवर्तन किया जाना भी आवश्यक है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे विकास प्राधिकरण के लिए हो, चाहे नगर निगम के लिए हो। ये भी आवश्यक है क्योंकि ये जो नक्शे पास किए जा रहे हैं यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के माध्यम से किए जा रहे हैं, तब से परिस्थितियां बदल गई हैं। शहरों के विकास की गति तेज हो गई है, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है, लेकिन वो 1973 का एक्ट ही अभी तक लागू है और इसमें संशोधन समय समय पर होते रहते हैं। लेकिन वो संबंधित संशोधन कितना तकनीकी एनालिसिस के बाद किए जाते हैं, ये अगर सही होता, पूरा एनालिसिस करके किया गया होता तो इस तरह की घटनाएं क्यों होती। मेरा कहना यह कि जांच भी हो, दोषियों को सजा भी मिले और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए नियमों में तकनीकी दृष्टिकोण से पूरा एनालिसिस करके एक्ट में आज की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाना भी आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बात अंत में सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।